हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखेंगे फार्माकोलॉजी का चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 क्या है? जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। इसमें से जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन से कई क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हैं। एक्चुअली क्या, फार्माकोकाइनेटिक्स तो आपके चैप्टर में पूरा दिया, लेकिन फार्माकोडायनेमिक्स नहीं दिया। ना देके उन्होंने इस तरह से जनरल मैकेनिज्म के फॉर्म में, मींस पढ़नी हमको फार्माकोडायनेमिक्स है, लेकिन टर्मिनोलॉजी उन्होंने चेंज कर दी। किस तरह से? भाई फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने एडीएमई पूरा पढ़ लिया, एडमिनिस्ट्रेशन, बायो अवेलेबिलिटी, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन, सब कुछ पढ़ लिया। अब एब्जॉर्प्शन होने के बाद जब ड्रग जो है बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर, टिश्यूज के पास पहुंचती है, उसके बाद क्या करेगी? अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाएगी। तो वो फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन होगा, किस तरह से ड्रग बाइंड होगी, किस तरह रिसेप्टर से बाइंड होगी, किस तरह से ट्रांसपोर्ट होगी, फिर किस तरह से आगे अब उसका पेशेंट की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। किसमें? जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन पे। इसमें फैक्टर्स भी पूछे जाते हैं, मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन भी पूछा जाता है, और काफी कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, वो हम लोग इसके अंदर पढ़ते रहेंगे। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन जो पहला टॉपिक है आपका इसमें जनरल मैकेनिज्म में, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन या जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। अगर ड्रग एक्शन की सिंपल सी बात की जाए तो ड्रग क्या करेगी? भाई ड्रग हमने इनटेक की, अपना जो भी उसका फार्माकोकाइनेटिक्स है वो होगा, उसके बाद वो सेल्स के अंदर जाएगी, या तो सेल सरफेस पे रिसेप्टर से बाइंड करेगी, या सेल के अंदर किसी कंपोनेंट के साथ या किसी एंजाइम के साथ बाइंड करके उसको मॉडिफाई करके अपना एक्शन शो करेगी। रिसेप्टर्स पे अगर बाइंड किया तो रिसेप्टर्स क्या है? भाई द कंपोनेंट ऑफ सेल। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? सेल के ही कंपोनेंट होते हैं, बस उनका शेप एंड साइज कुछ इस तरह से होता है जिससे ड्रग आके उस पे बाइंड कर सके। ये सेल के इनसाइड भी होते हैं। कहाँ पे? इनसाइड द सेल भी होते हैं, और आउटसाइड सेल भी होते हैं, है ना। किसी भी तरफ ये हो सकते हैं। जो इनसाइड होंगे, अगर हम लोग बात करें तो पॉइंटर उठा लेते हैं यहां से। अब यहां पे देखिए, ये जो है ये कहां पे है? ऑन द सेल सरफेस। ये देखो सेल सरफेस के रिसेप्टर्स हैं। ठीक, इधर नीचे देखो, यहां पे ये देखो रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है, राइट। इसको क्या बोलोगे? ये सेल के अंदर है, यानी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, राइट। तो ये क्या करते हैं? ड्रग जो है रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है। ड्रग जो है रिसेप्टर के साथ बाइंड करके ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेती है। क्या करती है? ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेती है, और जो कि रिस्पॉन्स शो करता है, एक्शन अपना शो करता है, जो भी जिस चीज के लिए भी वो ड्रग रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, तो यही तो मैकेनिज्म है। अब ये अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे एगोनिस्ट भी होंगी, एंटागोनिस्ट भी होंगी। अब एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट की अगर हम बात करें तो क्या होते हैं भाई? सिंपल सी चीज है, अगर कोई ड्रग किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है, कोई ड्रग किसी रिसेप्टर के साथ सिंपली बाइंड करती है, बाइंड करने के बाद अपना एक्शन, जो भी उसका एक्शन है वो एक्शन शो करेगी। भाई ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करेगी, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगी और अपना एक्शन शो करेगी। सिंपल सा प्रोसीजर, इसको हम बोलते हैं एगोनिस्ट, राइट। अब फिर एंटागोनिस्ट, जो एगोनिस्ट का दुश्मन हो, इनमी ऑफ एगोनिस्ट, एगोनिस्ट को उसका काम ना करने दे, दैट इज एंटागोनिस्ट। तो अगर हम देखें तो क्या बोलता है टर्मिनोलॉजी एंटागोनिस्ट की? ड्रग विच कंबाइंस with the receptor either decrease और competitively क्या करेगा? रिस्पॉन्स को इनहिबिट, एबोलिश कर देगा, एबोलिश द रिस्पॉन्स, राइट। ये क्या करेगा भाई? एंटागोनिस्ट क्या करता है? ये जाके रिसेप्टर पे, जहां पे एगोनिस्ट बाइंड हो रहा है, जहां पे एगोनिस्ट बाइंड हो रहा है वहां पे बाइंड हो जाएगा कौन? एंटागोनिस्ट। जब एगोनिस्ट ये बाइंड ही नहीं हो पाएगा रिसेप्टर से, तो क्या एगोनिस्ट का एक्शन होगा? नहीं होगा। ठीक, तो एंटागोनिस्ट का काम ही यही होता है, या तो वो क्या करे? एक्शन को स्लो कर दे,
एगोनिस्ट के एक्शन को स्लो कर दे। देखो यहाँ पे इस रिएक्शन में देखो एकदम क्लियर सा दिख रहा है। ठीक, अपने आप को मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, ओके, ताकि आपको क्लियर दिखे। अब देखो यहाँ पे सिंपल एगोनिस्ट है। ठीक, एगोनिस्ट को हमने मान लिया कि ड्रग है। ये ड्रग क्या किया, यहाँ पे ये दिस इज रिसेप्टर, ठीक, ये आपका ये रिसेप्टर हो गया। ये ड्रग जो है क्या करेगी, इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी। बाइंड करने के बाद क्या करेगा, अपना जो भी एक्शन है फुल देखो क्या लिखा है, एक्टिवेशन, यानी फुल एक्टिवेशन। ठीक, फुल एक्टिवेशन मतलब जो उसका रिस्पॉन्स है, जो उसका एक्शन है, वो एक्शन ये शो करेगी। राइट, उसके बाद अगर बात करें मिक्स्ड एगोनिस्ट की, भाई जाहिर सी बात है जब एगोनिस्ट है तो मिक्स्ड एगोनिस्ट भी होगा। मिक्स्ड एगोनिस्ट क्या करेगा, मींस ये क्या करेगा कि एगोनिस्ट के एक्शन को डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी पार्शियल एक्टिवेशन होगा। क्या होगा, पार्शियल एक्टिवेशन होगा। राइट, अब बात करते हैं एंटागोनिस्ट की। एंटागोनिस्ट क्या करेगा, देखो जो ड्रग थी ये उसको कंपिटिटिवली हटा दिया उसने, और ये जो रिसेप्टर है इसकी जगह पे ये एंटागोनिस्ट जाके बाइंड हो गया। जब ड्रग बाइंड ही नहीं हो पाएगी, देखो इस केस में क्या है, थोड़ी सी ड्रग बाइंड हुई, यानी ये पार्शियल एंटागोनाइज करता है। पार्शियल एंटागोनाइज करेगा तो पार्शियल एक्टिवेशन होगा, यानी पार्शियल इफेक्ट होगा। अब एंटागोनिस्ट के केस में क्या है, यहां पे ये क्या करता है, फुल्ली एंटागोनाइज कर देता है, मींस ड्रग का कोई भी पार्ट रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होता है। ठीक, बाइंड कौन हो गया, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या है, जो एगोनिस्ट के एक्शन को या तो इनहिबिट कर दे या डिक्रीज कर दे। पूरी तरह से एंटागोनिस्ट बाइंड होगा, इसका मतलब उसके एक्शन को पूरी तरह से इनहिबिट कर देगा, मींस किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ब्लॉक द एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, उसके एक्शन को ब्लॉक कर देगा। दैट इज क्या, एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइट ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का ही पार्ट है। क्या है, साइट ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, यानी ड्रग कहां पे जाके अपना एक्शन करती है। जैसे ड्रग में प्रोड्यूस लोकलाइज्ड इफेक्ट, देखो लोकलाइज्ड इफेक्ट के लिए सर्टेन सेल्स या टिश्यूज या ऑर्गन्स पे उसका इफेक्ट होगा, और जनरलाइज्ड जब इफेक्ट होगा, मींस कहते हैं ना कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो अगर जनरलाइज्ड इफेक्ट है तो वो पूरी बॉडी में होगा, और लोकलाइज्ड इफेक्ट है तो पर्टिकुलर सेल्स के पास, पर्टिकुलर टिश्यूज पे या पर्टिकुलर ऑर्गन पे। जो चीज लोकल काम करे, लोकल में किसी जगह पे कुछ एक्शन करना है तो लोकलाइज्ड इफेक्ट उसे बोलते हैं, और जब पूरी बॉडी पे होता है दैट इज जनरलाइज्ड इफेक्ट। ठीक, ड्रग में एक्ट एज जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर में कौन सी, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स जैसे एग्जांपल दिए गए हैं कुछ। फिर सेल सरफेस पे जो रिसेप्टर्स से बाइंड हो जाए सेल सरफेस पे, दैट इज पेनिसिलिन, और इनहिबिट कर देता है बैक्टीरियल ग्रोथ को। इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर जिनके रिसेप्टर्स हैं, जैसे एंटी कैंसर ड्रग। एंटी कैंसर ड्रग्स के रिसेप्टर्स कहाँ पे, सेल्स के अंदर होते हैं, और वो क्या करते हैं, वहां पे जाके उन सेल्स को किल करते हैं जिससे कि ट्रीटमेंट हो सके या फिर कैंसरस सेल्स की ग्रोथ को रोका जा सके। राइट, यानी उनकी कॉलोनी को किल किया जा सके। अब ड्रग क्या करती हैं, में प्रोड्यूस इफेक्ट। ड्रग कैसी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ठीक, या फिर ड्रग क्या करती है, मॉडिफाई कर देती हैं जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं बॉडी के अंदर, जो एंजाइमेटिक जो एंजाइम्स हैं जो वर्क करते हैं बॉडी में, उनको क्या करते हैं, उनको उनके एक्शन को मॉडिफाई कर देते हैं। अभी हम एक वन बाय वन ये फैक्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, अभी क्या फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी की बात थी, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे देखेंगे, इसमें क्या है, जैसे अगर मीडियम हो गया या सलाइन कैथार्टिक्स हो गया, ये कैसा एक्शन शो करते हैं बॉडी के अंदर, ये शो करते हैं कैसा, परगेटिव का एक्शन। मींस अगर हो गया या सलाइन प्रोड्यूस करते हैं परगेटिव इफेक्ट। क्यों, क्योंकि इनकी होती है ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी। ये क्या करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या करते हैं, इनटेक कर लेते हैं वाटर, जिससे इनका साइज ज्यादा हो जाता है और इजिली क्या हो जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं। ठीक, एड्जॉर्प्शन की बात करें तो कैल्शियम ट्राइसिलिकेट एंटासिड की तरह आप लोगों ने क्या है फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, एंटासिड में कैल्शियम ट्राइसिलिकेट, उसकी पूरी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। ये क्या करता है भाई, एंट एसिड है तो सीधी सी बात क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। एसिड कहाँ पे है, पेट के अंदर है। कहाँ है, स्टमक में है। और स्टमक में कौन सा एसिड है,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यानी कि क्या करेगा मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, ये एब्जॉर्ब कर लेता है क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, राइट। तो एज ए एंटासिड की तरह काम करता है। और भाई कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे ऑस्मोसिस हो गई, मैग्नीशियम सल्फेट सलाइन कैथार्टिक्स है, प्रोड्यूस क्या करता है परगेटिव इफेक्ट ड्यू टू ऑस्मोसिस, ठीक। डिमल्सेंट इफेक्ट की अगर बात करें तो लिक्विड पैराफिन क्या करता है स्मूथ कोटिंग कर देता है, ल्यूमेन की जो लार्ज इंटेस्टाइन है ल्यूमेन की कोट को क्या कर देता है कोटिंग कर देता है, जिससे कि क्या स्मूथली एक्सक्रीट हो जाए, ठीक। जो भी फीसेस है या जो भी बॉडी में वेस्ट मटेरियल वो आसानी से एक्सक्रीट हो जाए, यानी डिमल्सेंट इफेक्ट भी क्या एक तरह का परगेटिव इफेक्ट है, ठीक। रेडियो एक्टिविटी की अगर बात करें तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इनके जो आइसोटोप्स होते हैं किसमें कैंसर सेल्स की किलिंग में, यानी कैंसर के ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं बाय एमिटिंग ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक। तो रेडियो एक्टिव की जो आइसोटोप्स हैं, बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, जब केमोथेरेपी होती है उसके बाद क्या करते हैं इससे सप्रेस हो जाते हैं, कैंसरस सेल्स सप्रेस हो जाती है, मीन्स उनकी ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक। तो ये मैकेनिज्म का किसके हुए फिजिकल प्रॉपर्टी के। अब किसकी बात करें मैकेनिज्म ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में अगर बात करें जैसे एसिडिटी अल्कलिनिटी होती है, भाई एसिडिटी अल्कलिनिटी दोनों होगा ना, तो HCl किसके ट्रीटमेंट में, भाई जाहिर सी बात अगर हम एसिड दे रहे हैं, जैसे पेशेंट को हाइपोक्लोरहाइड्रिया हो जाए या एक्लोरहाइड्रिया हो जाए, हाइपोक्लोरहाइड्रिया मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेवल कम हो गया है, ठीक। तो वहां पे क्या होगा आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंड्यूस करना पड़ेगा। तो HCl इज इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोक्लोरहाइड्रिया या एक्लोरहाइड्रिया। एक्लोरहाइड्रिया बोले तो एब्सेंस ऑफ या वेरी लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। वाइस एंड वर्सा सोडियम बाइकार्बोनेट किस काम आता है, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट किस काम आता है एक्ट एज एंटासिड, जाहिर सी बात है ये भी एंटासिड है, और अगर एंटासिड है तो ये क्या करेगा पेट के अंदर जो स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको न्यूट्रलाइजेशन का, देखो एसिडिटी अल्कलिनिटी दोनों, अगर एक्लोरहाइड्रिया या हाइपोक्लोरहाइड्रिया हो गया वहां पे क्या HCl इंड्यूस करेंगे, HCl ट्रीटमेंट में यूज होता है, और जब एसिडिटी ज्यादा हो जाती है वहां पे एंटासिड यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग क्या सिस्टमिक एंटासिड भी बोलते हैं, राइट। चिलेटिंग एजेंट की अगर बात करें तो जैसे कि एग्जांपल में क्या है डाइमर कैप्रोल जिसको BAL भी बोलते हैं, ये क्या करते हैं हैवी मेटल्स की पॉइजनिंग अगर किसी को हो जाती है तो हैवी मेटल्स के साथ बाइंड करके उसका कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और उस कॉम्प्लेक्स को वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिससे कि वो इजीली बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, ठीक। ये हैवी मेटल मोस्टली जो चिलेटिंग एजेंट्स हैं ये हैवी मेटल पॉइजनिंग में हेल्प करते हैं, स्पेशली जो है कौन सा डाइमर कैप्रोल, जैसे आर्सेनिक की पॉइजनिंग अगर हो जाए तो आर्सेनिक के साथ कॉम्प्लेक्स वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देता है, जिससे बॉडी से इजीली एक्सक्रीट हो जाए। एक्शन ऑन सेल सरफेस की अगर बात करें तो पेनिसिलिन, पहले भी हमने बात की कि पेनिसिलिन सेल की सरफेस पे जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ बाइंड कर देता है, जिससे कि बैक्टीरियोस्टैटिक या बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट देता है, ठीक। ये हो गई बात किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी की, ठीक। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन ये पूछते हैं एग्जाम में इस तरह से केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी पे किस तरह डिपेंड करता है मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब एक्शन थ्रू एंजाइम की अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर इफेक्ट इसमें होता है, और एक्शन थ्रू एंजाइम की अगर बात करें तो क्या होता है कि कोई भी ड्रग आती है और एंजाइम्स के साथ क्या करेगा बाइंड कर लेगा और एंजाइम की एक्टिविटी को मॉडिफाई, जो नॉर्मल एक्टिविटी हो रहा है उसको वो ड्रग अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेता है। जैसे एग्जांपल दिया है कि एंटीकोलिनिस्टरेज, कौन सा एंटीकोलिनिस्टरेज, लाइक कौन सा एंटीकोलिनिस्टरेज कौन सा होता है जैसे नियोस्टेगमिन, राइट। ये क्या करता है एक्ट बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम ऑफ एसिटाइल कोलिनिस्टरेज। ये क्या काम करता है फिर इट प्रिवेंट्स, ये क्या करता है इट प्रिवेंट्स ऑफ एसिटाइल कोलिन, और एसिटाइल कोलिन को अगर प्रिवेंट करेगा तो इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को इंक्रीज करेगा, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग विद एंजाइम किस तरह से होती है कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग विद एंजाइम कैसे होगा भाई, कोई भी ड्रग है जो एंजाइम के साथ किस तरह से कंबाइन होगा, दैट इज मतलब क्या है इसका कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग विद एन एंजाइम। तो मे बी कॉम्पिटिटिव,
मे बी नॉन कॉम्पिटिटिव। भाई दो तरह से होता है, या तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होगा, भाई ड्रग क्या करेगी, मॉडिफाई करेगी ना, या तो कॉम्पिटिटिवली इनिबिट करेगी उसके एक्शन को या नॉन कॉम्पिटिटिव करेगी। अब कॉम्पिटिटिव अगर करती है तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है। मींस कॉम्पिटिटिवली इनिबिशन किसी से कॉम्पिटिट करके आया, ब्लॉक कर देता है उस एंजाइम के एक्शन को। क्या करता है, एंजाइम के एक्शन को ब्लॉक कर देता है। मींस जो सबस्ट्रेट है उसको रिप्लेस कर देता है। जो सबस्ट्रेट क्या करता है, रिसेप्टर के साथ बाइंड होके जो अपना एक्शन शो करता है, उस सबस्ट्रेट की जगह दूसरा आके क्या करता है, दूसरा उसको कंपटीट करके या रिप्लेस करके वहां पे बाइंड हो जाता है और कंपाउंड को इनएक्टिव कर देता है। मींस आगे कोई रिएक्शन नहीं होने पाती, उसके एक्शन को ब्लॉक कर देता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इट ऑल्सो एज ए सिलेक्टिव इनिबिशन। सेलेक्टिव इनिबिशन हो सकता है कुछ टाइम के बाद। मींस एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, साइट की तो जो एंजाइम है वो एक्टिव साइट पर रहेगा, लेकिन वहां पे क्या है, इनहिबिटर्स जो है बाइंड हो गया है, जिसकी वजह से उसका किसी भी तरह का कोई एक्शन शो नहीं होगा। वापस में कुछ टाइम के बाद वो रिवर्सल होगा, जब कोई दूसरा एंजाइम या जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वहां पे आके एक्ट हुआ है, कंबाइन हुआ है, जब उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन खत्म हो जाएगा। ये सिलेक्टिव हो सकता है, जैसे एस इनहिबिटर की बात करते हैं तो दैट इज कैप्टोप्रिल। कार्बिडोपा की बात करें तो क्या होता है, लिवोडोपा। डाइसल्फिराम अल्कोहल, भाई अल्कोहल का कोई एडिक्शन है किसी को तो उसके ट्रीटमेंट में क्या यूज होता है, डाइसल्फिराम। ठीक, फिर देखो ये एक सिंपल सा नॉर्मल रिएक्शन है। देखो ये एंजाइम है आपका, ठीक, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, ये सबस्ट्रेट है। ये सबस्ट्रेट आके क्या करता है, यहाँ पे आके बाइंड हो जाता है, जैसे कि ये हो गया। ठीक, और अपना नॉर्मल सा एक्शन दिखाएगा। ठीक, नॉर्मल एक्शन दिखाएगा। नॉर्मल एक्शन दिखाने के बाद सबस्ट्रेट बाहर निकल के एक्सक्रीट हो जाएगा। मींस उसका अपना काम पूरा हो गया। अब हम क्या पढ़ रहे थे, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव की। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करेगा, भाई एंजाइम है, इस सबस्ट्रेट को यहां पे आके बाइंड होना था, इसको जो है यहां बाइंड होना था, लेकिन यहां पे ना बाइंड होके बाइंड क्या हुआ, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मतलब जो एक्शन ये होना था वो एक्शन नहीं हो पाया। क्यों, क्योंकि ये सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं हुआ। बाइंड हो गया इनहिबिटर, यानी यहां पे अब कोई एक्शन आगे फर्दर नहीं हो रहा है। राइट, ये जब बाइंड ही नहीं होगा तो एक्शन नहीं होगा। अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात करते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करता है, भाई देखो ये एंजाइम है, एंजाइम की एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट भी बाइंड किया है, एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट ने बाइंड किया है, लेकिन इसकी दूसरी साइट पे आके नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड हो गया है, जो कि आगे की रिएक्शन होने ही नहीं देगा। बात समझ आए, ये ज्यादा खतरनाक है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करता है, उस साइट पे, उस एंजाइम के रिसेप्टर साइट पे बाइंड होगा और जो एक्शन है उसको रोक देगा, और ये कुछ टाइम के लिए रिवर्सिबल हो जाता है। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इरिवर्सिबल होता है, कई बार, कई सालों तक, कई बार कभी नहीं। मींस रिवर्स नहीं होता है, मींस उस एक्टिविटी को वो परमानेंट ब्लॉक कर देता है। इसलिए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। मींस देखो यहाँ पे सिंपल सबस्ट्रेट है, बाइंड भी हुआ है एंजाइम की साइट पे, लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर यहाँ पे इसके एक्शन को ही, मींस देखो ये रिएक्शन आगे से कटी हुई है, रिएक्शन ही आगे नहीं होने देगा। बात समझ आई, तो ये ज्यादा खतरनाक होती है। ठीक, अब आगे हम लोग बात करें, अगर मैं कह नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हम लोगों ने देखा, उसी का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लो, टर्मिनोलॉजी क्या है। रिस्पॉन्स कैसा है, रिस्पॉन्स इज इरिवर्सिबल अंटिल, कब तक, जब तक कि कोई नया एंजाइम वहां पे न जनरेट हो जाए। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन आर प्रोलॉन्ग, बहुत लंबे समय के लिए हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया एंटीकोलिनिस्टरेज, एग्जाम्पल ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड, या कॉक्स इनहिबिटर के बाद साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर की बात करें, यानी कॉक्स इनहिबिटर की जैसे एस्प्रिन और एंडोमेथासिन हो गया। मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर की बात करें तो फेनाइलजीन हो गया, फेनाइलजीन डाई हमने पढ़ी थी। ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की बात करें तो ओमेप्राजोल और इसमेप्राजोल। ठीक, तो ये तो थे इसके एग्जाम्पल। देखो एग्जैक्टली नोट्स बना बना के दे रहा हूं, ठीक,
ये सारे नोट्स हैं, ऐसे ही बना लो, ऐसे ही पढ़ लो। और ये फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन ऐसे ही एज इट इज 8 नंबर में पूछा जाता है। जब मैं 5 साल के पेपर प्रोवाइड कराऊंगा कोलॉजी के, देखो बोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि यहाँ पे बोर्ड वाला समझाने वाला नहीं था। जब बोर्ड का समझाने वाला होगा तो फिर बोर्ड का इस्तेमाल होगा, वीडियो बोर्ड पे बनेगा। ठीक, जब तक इस पे हो रहा है तो इस पे समझा दे रहे हैं, मीन्स दोनों का कॉम्बिनेशन करके कुल मिला के आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा। राइट, नहीं समझने की कोशिश करोगे तो कोई बात नहीं। राइट, तो रेस्पॉन्स, हाँ, अब मॉडिफाइंग एक्शन में क्या है भाई, द रेस्पॉन्स ऑफ ड्रग वेरीज वन इंडिविजुअल टू अदर। अब कोई एक ड्रग है, किसी एक को दिया गया उसको ज़्यादा अच्छे से असर करती, किसी दूसरे को दिया गया उसको कम असर किया, किसी और को दिया गया उसको असर ही नहीं किया। तो इसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, जो अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ड्रग का जो इफेक्ट है या रिस्पॉन्स है पर्सन टू पर्सन या बॉडी टू बॉडी वेरी करती रहती है। तो दैट इज, पहली चीज है एज। बच्चे जो है हाइपर एक्टिव होते हैं कुछ ड्रग्स के लिए, इसीलिए डोज डिसाइड की जाती है। क्या डिसाइड किया है, डोज डिसाइड की जाती है। बच्चों की डोज हमेशा कम रहती है। ठीक, तो रीजन क्या रहता है भाई, बच्चे हाइपर एक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि इनके जो रेनल फंक्शन है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते। बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं वो डेवलप नहीं हो पाते हैं जो कि ड्रग को आगे जाके इनएक्टिवेट कर दें। भाई जाहिर सी बात है, कोई भी एंजाइम है अपना असर हो गया तो जाके इनएक्टिवेट हो जाएगा और तभी तो एक्सक्रीट होगा। तो ये जो मैकेनिज्म ऑफ बॉडी है ये पूरी तरह से प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाती, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम आती हैं। यही एक वजह है कि जो बच्चों की डोज होती है वो एडल्ट्स के कंपैरिजन में क्या होती है, स्लाइटली लेस होती है। राइट, उसके बाद हम बात करते हैं अब जो है भाई चिल्ड्रन डोज निकाली कैसे जाती है। बहुत सारे सोटिक्स में फार्मूले आप लोगों ने पढ़े होंगे या पढ़ोगे। सिंपल सा एक दो एग्जांपल चूंकि कोलॉजी में देने जरूरी है इसलिए मैं बता दे रहा हूं। जैसे यंग्स फार्मूला है, यंग्स फार्मूला क्या बोलता है भाई, बच्चे की एज ले लो डिवाइड बाई एज प्लस 12 और रिकमेंडेड एडल्ट डोज, जो एडल्ट डोज रिकमेंडेड होती है। अब ये कैलकुलेशन में आप जो क्या करो भाई, बच्चे की एज डिवाइड बाई एज प्लस 12 और यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे जो एडल्ट डोज दी जाती है नॉर्मल, तो ये कैलकुलेशन फिट कर लो तो पेडियाट्रिक डोज यानी बच्चे की डोज निकल के आ जाएगी। एक है डिलिंग्स फार्मूला। डिलिंग्स फार्मूला क्या बोलता है, बच्चे की एज इन ईयर डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई एडल्ट डोज। ये कर लो तो भी आपके बच्चे की क्या हो जाएगी, पेडियाट्रिक डोज निकल के आ जाएगी। ठीक, तो इस तरह से बच्चों का डोज कैलकुलेशन करते हैं। राइट, फिर बॉडी वेट, बॉडी वेट पे भी बहुत फर्क पड़ता है। आप देखते हो कि बहुत सारे बच्चे जो है मीन्स एक ही एज के बच्चे हैं लेकिन अलग अलग डोजेस फॉर्म, मीन्स किसी को 5 ml दी जा रही, किसी को 6 ml, किसी को 7 ml। उसके पीछे वजह है क्योंकि क्या करते हैं, बच्चों को पहले देखो हॉस्पिटल लेके जाए, सबसे पहला काम उनका वेट कराते हैं। क्यों, क्योंकि उनको एज के हिसाब से कम, बॉडी वेट के हिसाब से ड्रग, भाई कोई हेल्दी है तो उसको डोज ज़्यादा देनी होती है, क्योंकि नहीं तो उसका थेरेपेटिक कंसंट्रेशन जो प्लाज्मा में ड्रग का होना चाहिए थेरेपेटिक इफेक्ट दिखाने के लिए वो नहीं हो पाता। ठीक, तो बॉडी वेट क्या करता है, डिफाइन करता है किस तरह से बच्चे का मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जो है प्लाज्मा कंसंट्रेशन में कितनी होनी चाहिए, तभी जाके वो क्या करेगा, अपना इफेक्ट शो करेगा। अब सेक्स की बात करें तो वोमेन्स आर ससेप्टेबल टू इफेक्ट ऑफ सर्टेन ड्रग्स। वोमेन्स कुछ ड्रग्स को लेकर ज़्यादा ससेप्टेबल होती हैं, ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, जैसे कि मॉर्फिन। मॉर्फिन अगर वोमेन्स को दिया जाए तो एक्साइटेशन ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मेन, मीन्स ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती हैं अगर मॉर्फिन की ड्रग दी जाए। ठीक, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का भाई मॉडिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या ड्रग एक्शन पे क्या फर्क पड़ता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का सीधा फर्क पड़ता है एब्जॉर्प्शन पे, एब्जॉर्प्शन पे, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म पे। जैसे आईवी रूट अगर दिया जाए, अगर आईवी दिया जाता है तो ड्रग की डोज भी कम देनी पड़ती है। कम डोज दोगे मीन्स जितनी दोगे उतनी ब्लड तक पहुंच जाएगी, लेकिन अगर ओरल दिया या किसी और रूट से आपने दिया तो वहां पे ड्रग की डोज भी बढ़ानी पड़ती है। क्यों, क्योंकि बीच में जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है उसमें काफ़ी ड्रग इनएक्टिवेट हो जाती है या वो अपना क्या हो जाती है, उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, किसी और फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचते पहुंचते, जहां पे उसको एक्शन दिखाता है वहां पर तक पहुंचते पहुंचते अमाउंट काफ़ी लेस हो जाता है। इसीलिए
जब आईवी रूट से या इंजेक्टेबल रूट से कोई ड्रग दी जाती है तो वो कम अमाउंट में दी जाती है, उसका डोज कम होता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्या है, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स दवा कब लेनी है। बहुत सारी ऐसी दवाएं होती जो खाली पेट ली जाती हैं, बहुत सारी ऐसी दवाएं होती हैं जो खाने के बाद ली जाती हैं। कोई भी ड्रग है अगर पेट में पहुंचते ही गैस्ट्रिक इरिटेशन करती है, नौजिया वोमिटिंग ठीक प्रोड्यूस करती है, तो ऐसी दवाओं को कब लिया जाता है, खाना खाने के बाद। लेकिन एंथेल्मेंटिक दवाएं बहुत सारी हैं, एंथेल्मेंटिक दवाओं को कब लिया जाता है, एम्प्टी स्टमक, जब पेट आपका खाली होता है उस समय एंथेल्मेंटिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दवा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब फिजियोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं, बॉडी का टेम्परेचर कैसा है, एसिड बेस बैलेंस बॉडी का कैसा है, ये सारे फैक्टर ड्रग के एक्शन पे मींस उसके मैकेनिज्म पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखाते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर की अगर हम बात करें तो जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है ये पेशेंट को काम करने के लिए होता है। कोई पेशेंट है बड़ा गुस्से में, बड़ा वो कि भाई मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है, मुझे दवा चाहिए, भाई डॉक्टर ने देखा उसको कि भाई ये ठीक है, इसको किसी तरह की कोई दवा देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पेशेंट हाइपर हो रहा, ना भाई मुझे दवा दो, नहीं मैं बीमार हूँ, राइट। तो ऐसे पेशेंट को काम करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए प्लेसिबो टैबलेट दी जाती है। प्लेसिबो मतलब डमी टैबलेट, मींस उसके अंदर एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं, जैसे पैरासीटामोल की टैबलेट से पैरासीटामोल निकाल दो, पैरासीटामोल की टैबलेट से पैरासीटामोल निकाल दो, बाकी बचा क्या उसमें, जो इंग्रेडिएंट हैं, अदर इंग्रेडिएंट एक्सिपिएंट हैं जो टैबलेट बनाने में हेल्प करते हैं, वही तो बचे, उसी को बोलते हैं प्लेसिबो या डमी टैबलेट। मींस प्लेसिबो वही टैबलेट होती है जिसमें एक्टिव मटेरियल नहीं होता है, जो मेन सॉल्ट होता है जो एक्शन करता है वो नहीं होता है, उन्हीं को बोलते हैं प्लेसिबो या डमी मेडिकेशन। बस उसमें क्या है, कलर होता है, फ्लेवर होता है, दिखती मेडिसिन जैसी ही है, तो वो दवा दे दी जाती है भाई उस पेशेंट को, ये लो भाई खा लो और तुमको आराम मिल जाएगा, आओ भाई 200 रुपए दे दो फीस। पेशेंट भी सेटिस्फाई कि हमको भाई डॉक्टर साहब ने दवा दे दी, और साइकोलॉजिकली उसके दिमाग में मैंने दवा खाई इसलिए मैं ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर भी खुश, बिना दवा दिए उसको फीस मिल गई, समझे। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो इफेक्ट करता है। अब पैथोलॉजिकल स्टेट में भाई दवा देने के पहले इसीलिए पास्ट हिस्ट्री देखी जाती है कि कहीं पेशेंट को किसी तरह की कोई क्रोनिक डिजीज तो नहीं है, जैसे हाइपोथायराइड हो गया, डायबिटीज हो गया, एड्स हो गया, बहुत सारे डिजीज हैं जहां पे दवाओं का कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो जाता है। तो इसीलिए पास्ट हिस्ट्री की जरूरत पड़ती है कि क्या मेडिकेशन इसके पहले चला है, कि अभी जो मेडिकेशन दिया जाएगा ऐसा तो नहीं वहां ड्रग का कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो जाए। ठीक, इसीलिए ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं। अब टॉलरेंस की बात करें अगर, तो टॉलरेंस क्या होता है भाई, टॉलरेंस देखो ड्रग को एडमिनिस्टर, देखो बहुत सारी ऐसे ड्रग्स हैं जो लंबे समय तक, जैसे मैंने केमिस्ट्री में जब पढ़ाया था लेप्रोसी, तो जो एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स होती हैं 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल उनकी दवाएं चलती हैं लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में। ठीक, तो जब लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में उनकी दवाएं चलती हैं तो क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है पेशेंट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके किसी न किसी दवा से रेजिस्टेंट हो जाएगा। अब उसको उस दवा का असर होना कम हो जाएगा, मींस दवा तो लेगा लेकिन जो उसका एक्शन है वो उतना नहीं रह जाएगा, समझे। इसको बोलते हैं टॉलरेंस। ये एक्सेस डोज में या कभी कभी कंटिन्यूअसली आपको एडिक्शन हो जाए और आप दवा लेते जा रहे हो, इन कंडीशंस की वजह से पेशेंट में टॉलरेंस डेवलप हो जाता है। इनको भी क्लासिफाई किया गया, जैसे ट्रू टॉलरेंस की बात करें, ट्रू टॉलरेंस मतलब ये बाय बर्थ या नेचर के थ्रू जो टॉलरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रू टॉलरेंस। जैसे रैबिट के केस में हमने बताया था कि एट्रोपिन का कोई असर नहीं होता है रैबिट पे, वो टॉलरेंस है उसको, लेकिन वही ह्यूमन को दे दिया जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, बिना मींस रैबिट, इसके पहले ऐसा नहीं है कि उसको लगातार दवाएं दी गई, दवा देने से उसको टॉलरेंस नहीं आया, प्रीवियस एक्सपोजर उसका कोई नहीं है, ये बाय नेचर है, इसको बोलते हैं ट्रू टॉलरेंस।
जब एक्वायर्ड टॉलरेंस की बात करें, एक्वायर्ड टॉलरेंस वो होता है कि हम दवा के एक्सपोजर में जरूरत से ज्यादा हैं, इसलिए एक्वायर्ड टॉलरेंस मींस वो जनरेट हुआ है। लेकिन ट्रू टॉलरेंस बाय नेचर, दवा हमने पहले नहीं देखी लेकिन उसके बाद भी हम दवा से टॉलरेंस हैं, जैसे रैबिट एट्रोपिन से, इसको बोलते हैं ट्रू टॉलरेंस। एक्वायर्ड टॉलरेंस बोले तो टैकीफाइलेक्सिस, जिसको एक्यूट टॉलरेंस भी बोलते हैं, टैकीफाइलेक्सिस को एक्यूट टॉलरेंस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दवा की डोज को बहुत शॉर्ट इंटरवल पे कंटिन्यूअसली बार बार लेने से क्या होगा, जैसे देखो ग्राफ दिया गया है, ग्राफ में अच्छे से समझ में आएगा, ये इफेक्ट है, ये टाइम है, ड्रग की डोज बराबर है, लेकिन पहले देखो इफेक्ट इस लेवल का हुआ, ठीक, धीरे धीरे क्या करेगा पेशेंट, क्या टॉलरेंस एडजस्ट हो, टॉलरेंस जनरेट हो जाएगा उसके अंदर, टॉलरेंट हो जाएगा पेशेंट। देखो अब इफेक्ट कम हो गया, धीरे धीरे करके और कम हो गया, धीरे धीरे करके टाइम के साथ साथ इफेक्ट होना ही बंद हो जाएगा, मींस पेशेंट कंप्लीट एक्यूट टॉलरेंस हो गया किसी ड्रग का। अब उसको दवा की आप डोज बढ़ा के भी दो तो भी किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दैट इज टैकीफाइलेक्सिस। क्लियर? इसके बाद थैंक यू। पार्ट 2 में हम लोग और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके जो बचे हुए हैं, जैसे इडियोसिनक्रेसी हो गया, है ना, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हो गया, बहुत सारे ऐसी टर्मिनोलॉजी बची हुई हैं जो ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन हो गया, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, ये सारी चीजें हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ओके, बाय।